जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक खास वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं। ये वीडियो मद्रास हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी आस्था को जाति की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता, कांचीपुरम में तोड़ी दशकों पुरानी परंपरा। क्या भगवान के लिए कोई सड़क अछूत हो सकती है? मद्रास एचसी का ऐतिहासिक फैसला, अब दलित कॉलोनी से गुजरेगा मंदिर का रथ। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। आज का वीडियो प्रकाश डालता है कि क्या भगवान के लिए कोई सड़क अछूत हो सकती है। मद्रास एचसी का ऐतिहासिक फैसला, अब दलित कॉलोनी से गुजरेगा मंदिर का रथ। चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दलित कॉलोनी से मंदिर का रथ निकालने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने समाज में समानता का कड़ा संदेश देते हुए टिप्पणी की कि ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और ऐसी कोई सड़क नहीं है जो भगवान या उनके रथ के गुजरने के लिए अयोग्य हो। आस्था को जाति की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता। न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आस्था को जाति या पंथ की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और न ही दिव्यता को इंसानी पूर्वाग्रहों तक सीमित किया जा सकता है। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, भगवान केवल कुछ खास सड़कों पर ही निवास नहीं करते। जिस सड़क से भगवान का रथ गुजरता है वह सड़क कभी अपवित्र नहीं हो सकती। ईश्वर की नजर में सब एक हैं, इसलिए परंपरा की पवित्रता की आड़ में भेदभाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने याद दिलाया कि देश में अस्पृश्यता, छुआछूत को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि उसकी मूल भावना के साथ भी समाप्त कर दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति यह तय करने का अधिकार नहीं रखता कि कौन देवता के सामने खड़ा होकर पूजा कर सकता है और कौन नहीं। क्या था पूरा मामला? यह मामला कांचीपुरम जिले के मुथुकोला की अम्मन मंदिर से जुड़ा है। अनुसूचित जाति समुदाय के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि ऊंची जाति के लोग उन्हें और उनके समुदाय को मंदिर में प्रवेश करने और पूजा पाठ में भाग लेने से रोक रहे हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मंदिर के रथ उत्सव के दौरान रथ को उनकी दलित कॉलोनी तक आने की अनुमति दी जाए ताकि वे भी इस उत्सव का हिस्सा बन सकें। याचिकाकर्ता का कहना था कि हालांकि मंदिर का प्रबंधन हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती HRC विभाग के पास है, लेकिन भेदभाव अभी भी जारी है और कुछ लोग कानून हाथ में लेकर उन्हें रोक रहे हैं। प्रशासन और विरोध पक्ष का तर्क। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने अदालत को बताया कि पूर्व के आदेशानुसार क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था और याचिकाकर्ता या उनके समुदाय के लोगों के मंदिर प्रवेश या रथ उत्सव में भाग लेने पर कोई रोक नहीं है। दूसरी ओर निजी प्रतिवादियों, ऊंची जाति के प्रतिनिधियों ने याचिका का विरोध किया। उनका तर्क था कि दशकों से रथ यात्रा का एक निश्चित मार्ग तय है और उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दलील दी कि यदि यह मांग मानी गई तो अन्य लोग भी अपनी सड़कों पर रथ ले जाने की मांग करेंगे, जिससे जटिलताएं बढ़ेंगी। हालांकि उन्होंने छुआछूत के आरोपों से इनकार किया। अदालत का अंतिम निर्देश। जिला कलेक्टर ने मार्गों की जांच के बाद अदालत को सूचित किया कि जुलूस के ऐतिहासिक स्वरूप को प्रभावित किए बिना मार्ग का विस्तार करना संभव है। कलेक्टर की इस रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि रथ यात्रा, ट्रायल रन और मुख्य यात्रा दोनों प्रस्तावित नए एकीकृत मार्ग से ही निकाली जाए। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न आज बात हो और करते इस हैं दौरान मद्रास पर्याप्त पुलिस हाईकोर्ट के सुरक्षा एक प्रदान बहुत की ही जाए। अहम फैसले की। ये एक ऐसा फैसला है जो आस्था, जाति और बराबरी के सवालों को बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देता है। और मामला एक बहुत सीधे से सवाल से जुड़ा है, क्या भगवान के लिए भी कोई सड़क अछूत हो सकती है? अब देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, ये तो हमारे समाज में बहुत गहरे तक बैठे भेदभाव की तरफ इशारा करता है। तो इसी सवाल का जवाब मिला मद्रास हाईकोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट में। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है कांचीपुरम से। मामला एक मंदिर के रथ और एक ऐसे रास्ते का है जिस पर सालों से विवाद था। ये जगह है कांचीपुरम जिले का मुथुकोला की अम्मन मंदिर। यहीं से सारा विवाद खड़ा हुआ। तो आखिर झगड़ा किस बात पर था? देखिए, यहाँ दशकों से एक रथ यात्रा निकालने की परंपरा थी, लेकिन इस रथ का जो रूट था वो जानबूझकर दलित कॉलोनी से नहीं गुजरता था। अब उस समुदाय के लोगों ने मांग की कि उन्हें भी इस धार्मिक उत्सव में शामिल किया जाए और रथ उनके इलाके से भी गुजरे,
और यहाँ एक और जरूरी बात है, ये मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, मतलब ये राज्य के HRNCE विभाग के अंडर आता है। तो जैसे ही ये मांग उठी, दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक तरफ थी परंपरा की दलील और दूसरी तरफ बराबरी का सवाल। दोनों तरफ के तर्क बिल्कुल साफ थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा, ये तो सीधा सीधा भेदभाव है, एक तरह की छुआछूत है और ये हमारे पूजा करने के अधिकार को छीनता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनका कहना था, नहीं, ये तो दशकों पुरानी परंपरा है, इसका रास्ता फिक्स है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। विरोध करने वालों ने छुआछूत के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई, अगर एक बार रूट बदल दिया तो कल को और नई मांगे आने लगेंगी और फालतू की मुश्किलें खड़ी होंगी। इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि असल में तो ऊंची जाति के लोग उन्हें अवैध तरीके से रोक रहे हैं। तो इन सारी दलीलों और तर्कों के बाद मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट, और फिर आया वो फैसला जो एक मिसाल बन गया। जस्टिस PB बालाजी ने अपने फैसले में एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, आस्था को जाति की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता। सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरे फैसले का निचोड़ है। कोर्ट ने आगे और भी साफ किया, कहा, जिस सड़क से भगवान का रथ गुजरता है वो सड़क कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। भगवान की नज़र में तो सब बराबर हैं। मतलब कोर्ट ने आस्था के सबसे मूल विचार को ही अपने फैसले का आधार बनाया। तो कोर्ट का मैसेज एकदम क्लियर था कि आप परंपरा की पवित्रता का बहाना बनाकर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। और इस फैसले की जो नींव है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में है। ये वही आर्टिकल है जो साफ साफ कहता है कि छुआछूत किसी भी रूप में पूरी तरह से खत्म है, और अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक सजा के लायक जुर्म है। कोर्ट ने सिर्फ बड़ी बातें नहीं कहीं, बल्कि कुछ ठोस आदेश भी दिए। पहला, रथ यात्रा के लिए एक नया इंटीग्रेटेड रूट बनाया जाए जिसमें दलित कॉलोनी भी शामिल हो। दूसरा, अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पूरा त्योहार शांति से हो। और तीसरा, इस पूरे आयोजन के लिए भरपूर पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि ये भेदभाव वाली परंपराओं के ऊपर हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूती देता है। ये एक तरह से इस बात को फिर से पक्का करता है कि देश में संविधान और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे केस से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। दूसरा, ये सामाजिक बराबरी लाने में हमारी न्यायपालिका के रोल को और भी मजबूत करता है। और तीसरा, ये एक कानूनी मिसाल बन गया है जो पब्लिक धार्मिक कार्यक्रमों में जाति के आधार पर किसी को बाहर रखने के खिलाफ काम आएगा। और आखिर में ये फैसला हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब भी परंपरा और कानून में टकराव होगा तो आगे का रास्ता कौन तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई सड़क जिस पर हम आप चलते हैं वो भगवान के रथ के लिए अछूत या अपवित्र मानी जा सकती है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? पर यह सवाल हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के एक बहुत ही अहम और मैं कहूँगी दूरगामी असर वाले फैसले के बिल्कुल केंद्र में था। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, ये हमारे समाज की कुछ गहरी बैठी हुई मान्यताएं, हमारे संवैधानिक अधिकार और जो आस्था का असली मतलब है उसके बीच का जो एक तनाव है उसको दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम मद्रास हाईकोर्ट के उसी फैसले की गहराई में उतर रहे हैं। वो फैसला जिसने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक मंदिर की रथ यात्रा को दलित बस्ती से गुजरने का रास्ता साफ किया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दशकों से, मतलब कई सालों से चली आ रही एक परंपरा थी जिसे अदालत ने सीधी चुनौती दी है। हमारी ये चर्चा आधारित है मद्रास हाईकोर्ट गॉड्स चैरियट टू दलित कॉलोनी शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंशों पर। मामला, जैसा आपने बताया, कांचीपुरम जिले के मुथुकोला की अम्मन मंदिर का है। हाँ, और वहां रथ यात्रा के रास्ते को लेकर एक पुराना विवाद चला आ रहा था। और आज का हमारा मकसद क्या है? यही कि अदालत ने क्या तर्क दिए ये समझें, दोनों तरफ की दलीलें क्या थीं उन्हें जानें, और समाज में बराबरी के लिए, खासकर जब आस्था और जाति जैसे संवेदनशील मुद्दे जुड़े हों, तो इस फैसले के क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अदालत का नजरिया समझना बहुत जरूरी है। जस्टिस PV बालाजी ने जो कहा वो एक तरह से इस पूरे मामले का सार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा
कि देखिए, आस्था को आप जाति या पंथ की सीमाओं में नहीं बांध सकते। ईश्वर या जो दिव्यता है वो इंसानों के बनाए पूर्वाग्रहों और भेदभावों से कहीं कहीं ऊपर है। हाँ, लेख का एक हिस्सा जो मुझे बहुत दमदार लगा वो अदालत का यही कहना था कि भगवान सिर्फ कुछ खास सड़कों पर ही नहीं रहते। जिस सड़क से भगवान का रथ गुजरता है वो सड़क कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये सीधी चोट है उस सोच पर जो इंसानों के बनाए भेदभाव को भगवान पर थोपना चाहती है ना? निश्चित रूप से ये उस पूरी दलील की जड़ पर ही हमला है जो परंपरा की पवित्रता के नाम पर इंसानों के एक समूह को दूसरे से अलग करती है, उन्हें कमतर मानती है। अदालत ने एकदम स्पष्ट किया कि भाई, ईश्वर की नज़र में सब बराबर है और किसी भी रीति रिवाज या परंपरा का इस्तेमाल इस बराबरी को नकारने के लिए आप कर ही नहीं सकते। और ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं थी, मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी। अदालत ने इसे एक ठोस संवैधानिक आधार भी दिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 17 का जिक्र हुआ जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करने की बात करता है। के साथ हर रूप में खत्म कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति या समूह को ये हक नहीं है कि वो जाति के आधार पर ये तय करे कि कौन पूजा करेगा, कौन मंदिर में जाएगा या भगवान का रथ किस रास्ते से गुजरेगा और किस रास्ते से नहीं। ऐसा कोई भी दावा, कोई भी हरकत वो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है, साफ तौर पर। तो अदालत का रुख तो एकदम शीशे की तरह साफ था। भगवान सबके हैं, उन तक पहुंचने का हक सबका है और इस हक को परंपरा या किसी खास समूह की मर्जी के नाम पर छीना नहीं जा सकता। हाँ, चलिए अब जरा इस मामले की पृष्ठभूमि पर आते हैं। ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ? लेख के मुताबिक याचिकाकर्ता कौन थे और उनकी मुख्य शिकायतें क्या थीं? मामला, जैसा हमने शुरू में कहा, कांचीपुरम जिले के मुथु कोलाक्की अम्मन मंदिर का है। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय से थे। और लेख ये बताता है कि उनकी शिकायत सिर्फ रथ यात्रा के रास्ते तक ही सीमित नहीं थी, ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, और क्या था? उन्होंने हाईकोर्ट में ये भी आरोप लगाया था कि गांव के जो ऊंची जाति के कुछ प्रभावशाली लोग हैं वो उन्हें और उनके समुदाय के दूसरे लोगों को मंदिर में घुसने और पूजा पाठ में बराबरी से हिस्सा लेने से भी रोक रहे थे। ओहो, तो ये मामला सिर्फ रथ के रास्ते का नहीं बल्कि मंदिर में प्रवेश और पूजा के अधिकार से भी जुड़ा था। ये तो भेदभाव के आरोप को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। बिल्कुल, रथ यात्रा को उनकी कॉलोनी से गुजारने की जो मांग थी उसको इसी बड़े भेदभाव के संदर्भ में देखना चाहिए। सही बात है। वो चाहते थे कि रथ उत्सव जो गांव का एक बड़ा आयोजन होता है उसमें उनकी और उनके समुदाय की भी पूरी भागीदारी हो, ठीक वैसे ही जैसे बाकी गांव वालों की होती है। वो उस उत्सव से अलग थलग कटे हुए नहीं रहना चाहते थे। और ये बात भी ध्यान देने वाली है, जैसा लेख में जिक्र है कि मंदिर का प्रबंधन तो सरकारी विभाग के पास है, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग, है ना? हाँ, वही विभाग जो तमिलनाडु में मंदिरों का प्रशासन देखता है। बिल्कुल। इसके बावजूद ये भेदभाव हो रहा था। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यही है जो अक्सर होता है कि कई बार कागजी नियम या सरकारी नियंत्रण जमीनी हकीकत को नहीं बदल पाते। याचिकाकर्ता का यही कहना था कि भाई, भले ही आधिकारिक तौर पर कोई रोक ना हो, लेकिन गांव के कुछ लोग सामाजिक दबाव और पुरानी मान्यताओं के दम पर एक तरह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सामाजिक जड़ता कितनी मजबूत हो सकती है। बिल्कुल। तो जब ये मामला अदालत में पहुंचा, प्रशासन का क्या कहना था? और जिन पर ये आरोप लग रहे थे, यानी ऊंची जाति के प्रतिनिधि, जिन्हें लेख में निजी प्रतिवादी कहा गया है, उनका क्या तर्क था? यहाँ पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने अदालत को बताया कि देखिए, इलाके का निरीक्षण किया गया है और उनके हिसाब से याचिकाकर्ता या उनके समुदाय के लोगों के मंदिर में घुसने या रथ उत्सव में शामिल होने पर कोई आधिकारिक रोक नहीं है। ये प्रशासन का पक्ष था। यानी प्रशासन के हिसाब से कागज पर सब ठीक था। हाँ, एक तरह से। लेकिन जमीनी सच्चाई शायद कुछ और इशारा कर रही थी, जैसा याचिकाकर्ता का आरोप था। अब आते हैं निजी प्रतिवादियों पर। लेख उनकी दलीलों के बारे में क्या बताता है? निजी प्रतिवादियों यानी ऊंची जाति के प्रतिनिधियों ने इस याचिका का जोरदार विरोध किया। उनका मुख्य आधार था परंपरा और व्यवस्था। अच्छा, परंपरा। लेख के अनुसार उनका कहना था कि रथ यात्रा का मार्ग
दशकों से तय है, सालों से वही चला आ रहा है और इसमें कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये एक स्थापित परंपरा है जिसे निभाया जाना चाहिए। सिर्फ यही कहा कि परंपरा है, या इसके पीछे कोई और तर्क भी दिया, जैसे कोई व्यवहारिक दिक्कत? हाँ, उन्होंने एक और चिंता जाहिर की। उनका तर्क था कि अगर इस बार दलित कॉलोनी से रथ ले जाने की मांग मान ली गई तो ये एक नजीर बन जाएगी, मतलब एक मिसाल बन जाएगी। हाँ। फिर भविष्य में गांव के दूसरे समूह या मोहल्ले भी मांग करने लगेंगे कि रथ उनकी गली या सड़क से भी गुजरे। इससे क्या होगा? हर साल विवाद होगा, रथ यात्रा का प्रबंधन मुश्किल हो जाएगा और गांव की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये उनका डर था। और छुआछूत या भेदभाव के आरोपों पर उनका क्या कहना था? क्या उन्होंने इसे माना? नहीं, लेख स्पष्ट करता है कि उन्होंने छुआछूत या भेदभाव के आरोपों से साफ इनकार किया। उनका कहना था कि उनका विरोध किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ स्थापित परंपरा और व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा। उनका तर्क था कि मार्ग बदलना अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है और इससे फालतू की दिक्कतें पैदा होंगी। ये दिलचस्प है। एक तरफ वो भेदभाव से इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी रास्ते से रथ ले जाने का विरोध कर रहे हैं जिससे होकर गुजरने पर उसे अपवित्र होने का खतरा बताया जा रहा था। भले ही उन्होंने ये शब्द शायद इस्तेमाल ना किया हो, ये थोड़ा विरोधाभास ही नहीं लगता? हाँ, ये विरोधाभास तो है। लेख सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये पाठक के लिए समझना मुश्किल नहीं है और अदालत ने भी शायद इसी विरोधाभास को समझा होगा। उनका परंपरा पर जोर देना, लेकिन साथ ही उस परंपरा के पीछे का जो संभावित भेदभावपूर्ण पहलू है उसे नजरअंदाज करना, यही शायद अदालत के फैसले का एक मुख्य आधार बना। तो अदालत के सामने स्थिति ये थी, एक तरफ याचिकाकर्ता जो भेदभाव का आरोप लगा रहे थे और बराबरी का हक मांग रहे थे, दूसरी तरफ निजी प्रतिवादी जो परंपरा, व्यवस्था बिगड़ने का डर और भेदभाव से इनकार की दलील दे रहे थे, और साथ में प्रशासन जो कह रहा था कि भाई आधिकारिक रोक तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। इस जटिल स्थिति में अदालत ने अंतिम फैसला कैसे दिया? क्या कलेक्टर की भूमिका सिर्फ रिपोर्ट देने तक ही सीमित थी? नहीं, कलेक्टर की भूमिका काफी अहम साबित हुई। अदालत ने शायद जमीनी हकीकत और व्यावहारिकता को समझने के लिए कलेक्टर से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। अच्छा। लेख बताता है कि कलेक्टर ने न सिर्फ मौजूदा मार्ग बल्कि जो प्रस्तावित नया मार्ग था उसका भी निरीक्षण किया। और उस रिपोर्ट में क्या निकला? कलेक्टर ने अदालत को सूचित किया कि हाँ, रथ यात्रा के मार्ग को इस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि वो दलित कॉलोनी से होकर गुजरे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से जुलूस का जो पारंपरिक या ऐतिहासिक स्वरूप है उस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अरे वाह! यानी याचिकाकर्ता की मांग को पूरा करना व्यावहारिक रूप से संभव था और इससे प्रतिवादियों की जो व्यवस्था बिगड़ने वाली चिंता थी वो भी काफी हद तक दूर हो जाती थी। तो कलेक्टर की रिपोर्ट ने एक तरह से अदालत को एक ठोस और व्यवहारिक समाधान का आधार दे दिया। इसने ये साबित कर दिया कि बराबरी के सिद्धांत को लागू करना जमीनी तौर पर मुमकिन है, बिना किसी बड़ी बाधा के। बिल्कुल। इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट ने अपना अंतिम निर्देश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि रथ यात्रा, जिसमें ट्रायल रन और मुख्य यात्रा दोनों शामिल हैं, वो प्रस्तावित नए एकीकृत मार्ग से ही निकाली जाएगी। यानी उस रास्ते से जिसमें दलित कॉलोनी भी शामिल है। और क्या अदालत ने सिर्फ रास्ता खोलने का आदेश देकर मामला खत्म कर दिया, या जो संभावित तनाव और सुरक्षा चिंताएं थीं उन पर भी ध्यान दिया? क्योंकि ऐसे मामलों में जहां दशकों पुरानी स्थिति बदल रही हो, टकराव का डर तो रहता ही है। हाँ, अदालत इस पहलू को लेकर भी पूरी तरह सजग थी। उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि उसके शांतिपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए। क्या कदम? लेख के अनुसार अदालत ने संबंधित अधिकारियों, खासकर पुलिस विभाग को ये सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया कि पूरा जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसके लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने को कहा गया ताकि किसी भी पक्ष की तरफ से कोई अप्रिय घटना ना हो या कानून व्यवस्था ना बिगड़े। मतलब अदालत ने न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बराबरी के हक को स्थापित किया, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए व्यवहारिक रास्ता भी दिखाया और एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया। ये वाकई एक मुकम्मल, एक कंप्लीट नजरिए को दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक कार्रवाई योग्य योजना थी जिसमें संवैधानिक मूल्यों, व्यवहारिक संभावनाओं और जो संभावित चुनौतियां थीं, तीनों का ध्यान रखा गया था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, इस विस्तृत विश्लेषण के मुख्य बिंदु क्या हैं?
मद्रास हाईकोर्ट ने इस फैसले के जरिए आखिर क्या स्थापित किया? संक्षेप में कहूं तो मद्रास हाईकोर्ट ने संवैधानिक बराबरी और आस्था की सच्ची समावेशी भावना को उन परंपराओं और सामाजिक पूर्वाग्रहों पर स्पष्ट रूप से तरजीह दी। अदालत ने ये साफ कर दिया कि ईश्वर इंसानी भेदभाव की सीमाओं से परे हैं। बिल्कुल। कोई भी सड़क जिस पर इंसान बसते हैं और चलते हैं वो ईश्वर के रथ के लिए अपवित्र या अयोग्य नहीं हो सकती। बिल्कुल। आस्था को जाति की बेड़ियों में जकड़कर नहीं रखा जा सकता, सीधी सी बात है। और इसका व्यापक महत्व क्या है? क्या ये फैसला सिर्फ कांचीपुरम के उस एक मंदिर या उस एक रथ यात्रा तक ही सीमित है, या इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे और व्यापक हैं, जैसा कि लेख इशारा करता है? इसके मायने निश्चित रूप से बहुत गहरे और व्यापक हैं। ये फैसला सिर्फ एक रथ यात्रा के मार्ग तय करने का मामला नहीं है। ये धार्मिक रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार में जो गहरी जड़ें जमा चुका जाति आधारित भेदभाव है, उसके खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली और स्पष्ट न्यायिक संदेश है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि कैसे कानून का सहारा लेकर और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाकर सदियों पुरानी लगने वाली भेदभावपूर्ण परंपराओं को भी चुनौती दी जा सकती है और उन्हें बदला जा सकता है। ये वाकई उन अनगिनत लोगों के लिए उम्मीद की किरण की तरह है जो आज भी देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग रूपों में इस तरह के सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का सामना करते हैं। हाँ, ये फैसला बताता है कि न्यायपालिका संविधान में दिए गए समानता के अधिकार को कितनी गंभीरता से लेती है और उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से ये संविधान के आदर्शों को जमीनी हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये याद दिलाता है कि परंपरा अपने आप में कोई अंतिम सत्य नहीं है, खासकर तब जब वो मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा के खिलाफ जाती हो। तो अदालत ने रास्ता खोलने का आदेश दे दिया, सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कह दिया। कानूनी तौर पर एक बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन यहाँ एक विचार मन में आता है जिस पर शायद लेख भी हमें सोचने को छोड़ देता है। क्या विचार? देखिए, दशकों से जो समाज परंपरा के नाम पर बटा हुआ था, जहां एक रास्ते को एक समुदाय के लिए वर्जित माना जाता था, क्या अदालत के एक फैसले से वहां दिलों का फासले भी मिट जाएगा? कानूनी दीवार तो गिरा दी गई, पर क्या सामाजिक दीवारें भी उतनी ही आसानी से गिरेंगी? हाँ, ये बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है। वास्तविक सामाजिक स्वीकृति, वो आपसी मेलजोल और सम्मान की भावना आने में कितना समय और कितना प्रयास लगेगा? और शायद इस पूरे मामले का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू भी यही है। कानूनी जीत बेशक एक जरूरी और महत्वपूर्ण पहला कदम है, ये राज्य की मंशा और दिशा तय करती है। हाँ। लेकिन सामाजिक बदलाव, खासकर इतने गहरे बैठे हुए पूर्वाग्रहों को बदलना, वो एक धीमी, जटिल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अदालत रास्ता खुलवा सकती है, पुलिस सुरक्षा दे सकती है, लेकिन समुदायों के बीच असली जुड़ाव, आपसे विश्वास और सहज स्वीकृति पैदा करने के लिए, उसके लिए तो और भी बहुत कुछ चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए लगातार संवाद, शिक्षा, साझा अनुभव और सबसे बढ़कर दोनों तरफ से इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। सही कहा। ये देखना होगा कि इस कानूनी जीत के बाद उस गांव में और ऐसे अन्य मामलों में समुदाय के भीतर वास्तविक मेलजोल और सामंजस्य कैसे पनपता है और कब तक पनपता है। असली चुनौती शायद अब शुरू होती है। ये सोचने वाली बात है।